दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मेटल ट्रांसफ़र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आज का मेरा कंटेंट है इंट्रोडक्शन मेटल ट्रांसफ़र का, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स जो मेटल ट्रांसफ़र के ड्यूरिंग जो एक्ट करता है उसका, उसके बाद फिर कैलकुलेट करेंगे हम डिफरेंट फोर्सेस को, उसके बाद फिर इफेक्ट ऑफ वेल्डिंग करंट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के फोर्स लग रहे हैं उसका करंट के साथ कैसा बिहेवियर है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो इसका इंट्रोडक्शन जो मेटल ट्रांसफ़र का। तो इसमें क्या होता है, मेटल ट्रांसफ़र होता कैसे है वेल्डिंग के दौरान। तो वेल्डिंग के दौरान क्या होता है, जो पहले एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहता है, उसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका टिप जो होता है फिलर मटेरियल का, वहाँ पे वो पिघलता है। उसके बाद फिर वर्क पीस पे वो ड्रॉप वाइज गिरता है। फिर उसके बाद जो है वो कंबाइन करके सॉलिडिफाई हो करके जो है जॉइंट बनाता है। तो साइज जैसे ड्रॉपलेट का साइज चेंज होगा, जो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है वेल्ड बीट कैसा बनेगा नहीं बनेगा। उसके बाद फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब प्रॉपर्टी क्या होगा, वेल्ड का स्ट्रेंथ कितना आएगा, ये सब मोल्टन ट्रांसफ़र जो मेटल ट्रांसफ़र हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये जो देखते हैं क्या होता है, जो जैसे कोई कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, वो क्या किया, उसके टिप पे जो है वो मेल्ट हुआ। उसके बाद फिर क्या होगा, जो वो वर्क पीस के साथ मोल्टन मेटल जो इसका है वो कंबाइन करेगा। उसके बाद कुछ पोर्शन जो है वर्क पीस का भी आएगा और उसके साथ सॉलिडिफाई हो करके ये जो है वेल्ड जॉइंट बनाएगा। हम सब सोचते हैं क्या, जो गैस जैसे यूज कर रहे हैं सील्डिंग गैस, उसका काम खाली यही है जो सील्ड करता है, वो एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से बचाता है। लेकिन इसका दूसरा भी काम होता है। वो गैस जैसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है या एटॉमिक फॉर्म में होता है, उसको फिर फर्दर हीटिंग करते हैं। जैसे हम स्पार्किंग स्क्रैच करते हैं या स्पार्किंग के दौरान जो वहाँ पे आयोनाइज होता है इन्वायरमेंट का गैस, तो उसके बाद फिर क्या होता है, जो ये आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में टूटता है। अब ये देख सकते हैं जो जैसे ये इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे वर्क जो है ये नेगेटिव रखे हुए हैं। तो जो ये गैस का जो है आयन टूटता है पॉजिटिव आयन और ये इलेक्ट्रॉन्स में, तो पॉजिटिव आयन जो जाता है वर्कपीस की तरफ और ये जो है इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रोड के तरफ जाता है। तो ये फेनोमेना ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग वेल्डिंग। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल ट्रांसफ़र के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। तो इससे हम ये जानते हैं जो ड्रॉपलेट जो डिटैच होता है, यानी कि मोल्टन मेटल जो फिलर मटेरियल से ड्रॉप वाइज जो फ्लो होता है वो कैसे होता है। उसके बाद फिर अगर जो हम मोल्टन मेटल ट्रांसफ़र के बारे में जानेंगे तो वेल्ड बीट का प्रोफाइल कैसा आएगा, कैसे मुझे करंट वोल्टेज का चेंज करना है, कैसा फोर्स किस समय में बढ़ेगा या घटेगा, इसके बारे में मुझे जानकारी रहेगी तो हम उस पर प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसका कुमुलेटिव इफेक्ट ऑफ फोर्स, जैसे हम वेल्डिंग पोजीशन चेंज करते हैं तब भी हमारा वेल्डिंग का प्रोफाइल चेंज हो जाता है। तो ये सब जो है फोर्स जो डिफरेंट तरह के जो लगते हैं इस पर उसके कारण ही होता है। तो ये जब हम मेटल ट्रांसफ़र के बारे में जानेंगे उसके बाद ही मुझे पता चल सकता है जो कैसे कौन सा फोर्स कब एक्ट करेगा और किसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो हम पहले आते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो पहले फोर्स को जो है दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहला है रिटेनिंग फोर्स। ये रिटेनिंग फोर्स वो फोर्स है जो इलेक्ट्रोड के टिप पे ही मोल्टन ड्रॉपलेट को रखने का कोशिश करता है। तो इसको हम इसलिए रिटार्ड मेटल ट्रांसफ़र फोर्स भी कहते हैं। और दूसरा होता है डिटैचिंग फोर्स। डिटैचिंग फोर्स को हम एड मेटल ट्रांसफ़र फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है सपोर्ट करता है ड्रॉपलेट को तेज़ी से डिटैच होने में।
जैसे हम देख रहे हैं जो ये नीचे की तरफ अगर जो डाउन हैंड वेल्डिंग कर रहे हैं तो फिर इसमें क्या होता है, जो ये गैस है, गैस फ्लो होते रहता है, तो गैस क्या करेगा, इस पर ड्रॉप जैसे ही साइज इसका बढ़ेगा तो उस पर फोर्स लगाएगा ऊपर से नीचे की तरफ, जो नोजल कैप के थ्रू जो आते रहता है, तो वो ड्रॉप को चाहेगा जो हम नीचे की तरफ पुश करें। उसके बाद फिर ऐसे ही है ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स क्या है, हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है, तो ये सपोर्ट करेगा। उसके बाद ये पिंच फोर्स है। पिंच फोर्स भी क्या करता है, जो इलेक्ट्रोड पे रेडियली एक्ट करता है, रेडियली इनवर्ड, तो ये क्या करता है, ये भी ड्रॉप को डिटैच करने में सहयोग करता है। ये जो है पिंच फोर्स जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण लगता है। उसके बाद है सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स इलेक्ट्रोड के डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि ये चाहेगा जो मोल्टन ड्रॉपलेट यहीं पे रहे। उसके बाद फिर है मेटल वेपर। मेटल वेपर क्या होता है, जो वो ऊपर की तरफ जाता है, जैसे ही वेपोराइज होगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो क्या करेगा, जो जैसे ड्रॉपलेट डिटैच होने का कोशिश करेगा, लेकिन इसको जो है ऊपर की तरफ वो पुश करेगा। तो ये इससे हम ये देख सकते हैं जो कैसे डिफरेंट फोर्स जो है एक्ट करते हैं, और जिसके कारण मोल्टन मेटल ट्रांसफ़र पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम देखते हैं जो कितने तरह के फोर्सेस हैं जो एक्ट करते हैं। तो पहला हो गया जैसे ग्रेविटी फोर्स, दूसरा है सरफेस टेंशन फोर्स, तीसरा है विस्कोसिटी लिक्विड मेटल का, उसके बाद फिर हो गया ड्रैग फोर्स, उसके बाद फिर लॉरेंज फोर्स, उसके बाद फोर्स ड्यू टू मेटल वेपर, यानी कि वेपोराइज जो होता है मेटल उसके कारण। उसके बाद जो चार्ज कैरियर है जैसे आयन और इलेक्ट्रॉन है, उसके कारण भी फोर्स लगती है। अब जो है कैलकुलेशन देखते हैं कुछ फोर्सेस का। जैसे ये ग्रेविटी फोर्स है, ये क्या है, जब हम डाउन हैंड वेल्डिंग कर रहे हैं तब तो ये डिटैचिंग फोर्स, यानी कि ये जो है एड मेटल ट्रांसफ़र फोर्स के रूप में बिहेव करेगा। लेकिन अगर जो हम ओवर हेड वेल्डिंग कर रहे हैं तब ये जो है रिटेनिंग फोर्स, यानी कि ये फोर्स डाउन हैंड लगेगा, मुझे मेटल ट्रांसफ़र करना है ऊपर की तरफ, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा मेटल ट्रांसफ़र को। हाँ, और इसका वैल्यू अगर जो कैलकुलेट करना है तो जो मोल्टन ड्रॉपलेट होगा उसके मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कर सकते हैं। जैसे कि ये दिया है Fg फॉर ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी, जहाँ पे m है मास ऑफ मोल्टन ड्रॉपलेट, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड रो है डेंसिटी मोल्टन मेटल का, और v है वॉल्यूम मोल्टन मेटल का, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखते हैं सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स जो है हमेशा ये रिटेनिंग फोर्स के ये एक रिटेनिंग फोर्स है, और ये हमेशा ट्राई करता है जो ड्रॉपलेट जो है इलेक्ट्रोड के टिप पॉइंट पे ही रहे और ये डिटैच ना हो। इसका मैग्नीट्यूड अगर जो कैलकुलेट करना है आपको जो कितना है, तो इसका फॉर्मूला है 2 पाई सिग्मा r इंटू फंक्शन ऑफ r/c, या इसका दूसरा एक और है mh इंटू जी, जहाँ पे ये mh जो है मैक्सिमम साइज ऑफ ड्रॉपलेट जब जो हैंग करता है इलेक्ट्रोड पर बिफोर डिटैचमेंट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या ये 2 पाई सिग्मा r f r/c जो है, तो इसमें सिग्मा जो है ये आपको सरफेस टेंशन है, r है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रोड, और अगर जो c का वैल्यू निकालना है आपको तो c² होता है 2 सिग्मा बाई m रो जी, वेयर सिग्मा जो है सरफेस टेंशन है, उसके बाद m जो है मास ऑफ ड्रॉपलेट है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और रो जो है डेंसिटी है ड्रॉपलेट मटेरियल का। फंक्शन जो है r/c का ये जो है कम्प्लेक्स फंक्शन है,
इसमें इसका वैल्यू जो है 0.6 से लेके 1 के बीच में होता है। अगर जो इसको कैलकुलेट करना है आपको तो 1 माइनस 0.4 R/C हम ले सकते हैं इसका वैल्यू, जब R/C का वैल्यू जो है लेस देन 1 है तब। अगर जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है कॉमन मटेरियल के लिए अगर जो कैलकुलेट करना है आपको, तो फिर ये इसका वैल्यू होगा 1 माइनस 2.5 R, जब इसका रेडियस इलेक्ट्रोड के रेडियस का साइज अगर जो 0.15 सेंटीमीटर से कम है तब। नहीं तो 0.625 होता है जब हम आर का वैल्यू जो है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0.15 से 1 के बीच में रखते हैं तब। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो वायर डाया के साथ और इसके सरफेस टेंशन का फोर्स जो है कैसे एक्ट करता है विथ रेज इन टेम्परेचर और वायर डाया के साथ। तो सरफेस टेंशन फोर्स बढ़ेगा जब हम टेम्परेचर को घटाएंगे। मोल्टेन मेटल का जब टेम्परेचर घट जाएगा तो सरफेस टेंशन फोर्स बढ़ेगा। अगर जो वायर डाया बढ़ेगा तो उसके साथ सरफेस, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा तो सरफेस टेंशन फोर्स भी बढ़ेगा। इसका कुछ दूसरा भी फार्मूला है, जैसे आपको इलेक्ट्रोड डाया जब ड्रॉपलेट डाया के बराबर होता है तब सरफेस टेंशन फोर्स का वैल्यू हो जाता है पाई डी सिग्मा के, जहाँ पे आपको डी है इलेक्ट्रोड डाया, के जो है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो डिपेंड करता है कैपिलरी कांस्टेंट पे और इलेक्ट्रोड डायमीटर पे, और इसका वैल्यू जो है के की वैल्यू 0.6 से लेके 1 के बीच में होता है, और सिग्मा जो है सरफेस टेंशन है। ऐसे ही अगर जो इलेक्ट्रोड डाया जो है ड्रॉपलेट डाया दोनों अलग अलग है, तब फिर हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसका वैल्यू तब हो जाता है 2 सिग्मा इंटू पाई इंटू RE² डिवाइडेड बाई 4R इंटू के जो है जहाँ पे के एक कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं फोर्सेस अफेक्टिंग मेटल ट्रांसफर में जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल। तो ये भी विस्कोसिटी क्या होता है, ये भी रिटेनिंग फोर्स के ये भी एक रिटेनिंग फोर्स है, और इसका वैल्यू होता है म्यू DO/dy, जहाँ पे ये है आपका वेलोसिटी और ये जो है डिस्टेंस, लेयर का डिस्टेंस हो गया, और म्यू जो है कांस्टेंट है। कोहेसन ये क्या होता है, जो जब विस्कोसिटी हाई होगी तो उसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा लगेगा। लिक्विड मेटल क्या करेगा, जो वो चाहेगा जो वो इकट्ठा होना चाहेगा, और मोल्टन ड्रॉपलेट का साइज विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो उसका साइज भी बढ़ जाएगा। तो उसके बाद है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या है, ड्रैग फोर्स है जैसे हम गैस शील्डिंग गैस यूज करते हैं तो वो जो मोल्टन ड्रॉपलेट पे जो एक्सियल फोर्स लगाता है उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो ये भी डिटैचिंग फोर्स के तरह के रूप में काम करता है। ये जो है ऐड मेटल ट्रांसफ़र के इसको हम ऐड मेटल ट्रांसफ़र फोर्स भी कहते हैं। और अगर जो ये फ्लो हो रही है, इसमें दूसरा क्या होता है, जो जब गैस शील्डिंग गैस जो है यहाँ से टकरा रही है उसके बाद फिर बाउंस बैक हो रही है, तब फिर ये जो है रिटेनिंग फोर्स के रूप में काम करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो ये जो हम गैस यूज कर रहे हैं शील्डिंग गैस, इसका फोर्स अगर जो मान लो प्रेशर अगर जो ज़्यादा कर देते हैं, फ्लो रेट ज़्यादा कर देते हैं, तो वो क्या होती है, जो यही बाउंस बैक के कारण जो है इसको वेल्ड बीड को इफेक्ट पहुंचाती है, और वो आपका वेल्डिंग का बीड जो है सही नहीं आएगा। वहाँ पे बीच में जो है आपको कन्वेक्सिटी ज़्यादा दिखेगी। उसके बाद
ड्रॉपलेट पे जो है अनइक्वल फोर्स पड़ेगा, वो प्रॉपर फ्यूजन आपका नहीं हो पाएगा, कभी कभी अंडरकट भी आ जाती है। तो ये सब इफ़ेक्ट आपको गैस के फ्लो रेट बढ़ाने से भी आ सकती है। अब हम देखते हैं फोर्स ड्यू टू मेटल वेपर। मेटल वेपर जो है ऊपर की तरफ रेज करता है, जो अगर जो हम डाउन हैंड वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, जो अपोज करेगा ड्रॉपलेट डिटैचमेंट का। इम्पैक्ट ऑफ चार्ज कैरियर के कारण, जैसे ये पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन जो है ये भी मेटल ट्रांसफ़र रेट को इफ़ेक्ट करता है। तो इसका वैल्यू अगर जो आपको मैग्नीट्यूड अगर जो कैलकुलेट करना है तो उसका वैल्यू होता है mdv/dt, जहाँ पे v है वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का, m है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल और t है टाइम, जो कितने टाइम तक एक्ट कर रहा है और क्या वेलोसिटी है, ये उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद है लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। तो ये भी एक डिटैचिंग फोर्स है, सिंगल ये फोर्स है जो हमेशा डिटैचिंग फोर्स के रूप में काम करता है। जब हम ये जो है लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहा है वायर में एक्सियली, तो हम क्या करेंगे, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है उस तरफ हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा को रखते हैं, और जो हमारा 4 फिंगर है उसका कर्ल जो होगा वो डायरेक्शन देगा मुझे मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये जो है परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के। इसका वैल्यू अगर जो कैलकुलेट करना है तो इसका वैल्यू होता है 100 म्यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 2 माइनस आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और ये जो है कैलकुलेशन जो है आएगी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। जैसे ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जैसे ये म्यू है, म्यू जो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं इसको। आई जो है करंट, जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है वो है। आर जो है रेडियस है कंडक्टर का, यानी कि आपका फिलर मटेरियल है तो फिलर मटेरियल का रेडियस क्या है उस पर ये आर कैपिटल आ रहा है। और ये स्मॉल आर जो है ये डिस्टेंस है, एक्सियल डिस्टेंस, यानी कि जैसे कोई इलेक्ट्रोड है तो उसका जो है सेंटर से जो ये डिस्टेंस आएगा वो वैल्यू है स्मॉल आर। तो इसका एक फार्मूला तो ये हुआ 100 म्यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 माइनस ये आर स्क्वायर स्मॉल डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है ये लॉरेंज फोर्स का, 0 to r इंटीग्रेशन लेंगे कैपिटल आर 2 पाई आर इंटू एफ पी इंटू डी आर, या अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका होता है आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 200। तो ये हो गया आपको लॉरेंज फोर्स। अब हम देखते हैं जो इसका इफ़ेक्ट, जैसे डिफरेंट तरह के फोर्स लग रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट है करंट के साथ, और फोर्स कितना लगेगा, करंट के साथ बढ़ेगा या घटेगा। जैसे सरफेस टेंशन फोर्स है ये कांस्टेंट ही होता है, और ये एक रिटेनिंग फोर्स है। अब ड्रैग फोर्स है जो गैस की
गैस प्लाज्मा का जो ड्रैग फोर्स होता है, वो जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी प्लाज्मा वेलोसिटी बढ़ेगी, और फोर्स जो है, ड्रैग फोर्स जो है, अगर जो ये प्लाज्मा का ये कन्वर्सन बढ़ जाता है करंट बढ़ाने से, जिसके कारण आपकी ड्रैग फोर्स जो है ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जब हम करंट बढ़ाते हैं तो बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है, जो ड्रॉपलेट का साइज़ जो है छोटा होने लगता है, जिसके कारण आपको मोल्टन ड्रॉप पे जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि मास कम हो गया ड्रॉपलेट का, तो वो क्या होगा, करंट के साथ जो है वो भी कम होता जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, ये क्या होता है, जो 25 एम्पियर 30 एम्पियर तक आपका जो है पहले नेगेटिव में चला जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा, लेस प्रोपोर्शन में या ज़्यादा में ये जो है इंक्रीज ही करेगा। उसके बाद है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है ये जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो ये जो है जीरो से मैक्सिमम तक जाती है। ये जो है आपकी जीरो से शुरू होगी और मैक्सिमम तक जाएगी जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे। हम जैसे कुछ ये कैलकुलेशन हो गया आपका, जैसे सरफेस टेंशन फोर्स है, इसका अगर जो मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो वो क्या होगा, जो ड्रॉपलेट का जो है आपको मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब करंट इससे नहीं फ्लो हो रहा है, यानी कि जीरो करंट है और गैस भी नहीं फ्लो हो रहा है, तब जो है ड्रॉपलेट का साइज़ जो है मैक्सिमम साइज़ कितना आता है, तो वो जो फोर्स लगेगा ये जो है आपको सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर होगा। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल ड्रॉपलेट है गैस फ्लो के साथ, फंक्शन जो होगा इसका गैस फ्लो के साथ होगा, और करंट जो है उसमें कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो पे जो है आपका जो फोर्स आएगा तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है आपको अगर जो कैलकुलेट करना है तो ये होता है आपको सरफेस टेंशन फोर्स, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स जो है ये आपको रिटेनिंग फोर्स के रूप में काम करता है, और ईएमएफ जो है डिटैचिंग फोर्स के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी अगर जो फोर्स आएगा और ये ड्राफ्ट फोर्स यानी कि गैस का फ्लो का जो ये फोर्स लगेगा, इसमें जो है हम ये जब सरफेस टेंशन फोर्स में इसको माइनस कर देंगे तब जो वैल्यू आएगी वो जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। और ईएमएफ जो है नेगेटिव होता है लो वैल्यू ऑफ करंट पे, उसके बाद जो है ये इंक्रीज करता है विथ प्रोपोर्शन ऑफ करंट। ड्रैग फोर्स क्या करेगा आपका, जब प्लाज्मा का वेलोसिटी बढ़ेगा तो ड्रैग फोर्स भी आपका बढ़ जाएगा। शील्डिंग गैस का फोर्स अगर जो बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे ये देख रहे हैं जो ट्यूब है, ट्यूब के साथ प्लेट वेल्डिंग हो रहा है। तो इसमें जब कोई वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है तो इसमें क्या हो सकता है, जो इसके ऊपर रख कर के टॉर्च को ऐसे 45 डिग्री पे वेल्डिंग कर सकता है, या यहाँ पे 45 डिग्री पे रख के वेल्डिंग कर सकता है, या यहाँ पे कर सकता है। लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, जो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, यानी कि वो सपोर्ट करेगा मोल्टन ड्रॉपलेट को, ड्रैग फोर्स इसको सपोर्ट करेगा। उसके बाद जो है ये पिंच फोर्स जो है वो भी इसको सपोर्ट करेगा। तो इतने तरह के फोर्स सपोर्ट कर रहे हैं तो मोल्टन मटेरियल जो है ईजिली डिटैच होगा और हाई वेलोसिटी से आएगा, तो उसका ड्रॉपलेट का साइज़ भी कम हो सकता है। तो आपका स्मूथ मेटल ट्रांसफ़र होगा।
पेनिट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा आएगी। अब नीचे वाले प्लेट में अगर जो हम 45 डिग्री पर रखते हैं तो नीचे वाली प्लेट में जो है अगर जो सेम थिकनेस है दोनों का तो उसमें ज़्यादा आएगी और उस तरफ कम जाएगी। ऐसे ही अगर जो हम यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है ये तो डाउनवार्ड लग रहा है, हम साइड से वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपकी वेल्डिंग जो है फैल जाएगी, ड्रॉपलेट का साइज़ बड़ा हो जाएगा, वो प्रॉपरली अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी आपके मोल्टन ड्रॉपलेट। ऐसे ही अगर जो हम यहाँ कर रहे हैं वेल्डिंग, दूसरा चीज़ ये भी है, अगर जो हम यहाँ से इस तरफ से वेल्डिंग कर रहे हैं और इसको ट्यूब को जो है राइट वार्ड यानी कि क्लॉकवाइज जो है इसको राइट डायरेक्शन में जो है हम घुमा रहे हैं और यहाँ से वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसकी पेनिट्रेशन एज़ कंपेयर टू जो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे उससे ज़्यादा होगी जब क्लॉकवाइज यहाँ पे कर रहे हैं तो, क्योंकि जो मोल्टन मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट हुआ ऊपर जब जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो जैसे कुछ देर तक मोल्टन स्टेज में भी रहता है तो ये क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन जब नीचे की तरफ आएगी तो ग्रेविटी फोर्स बढ़ जाएगा, जो हम जैसे इसको रोटेट कर रहे हैं एसपीएम पे तो नीचे की तरफ जब इस तरफ घुमा देते हैं तो ग्रेविटी फोर्स का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वो प्रॉपरली मोल्टन मेटल जो है ड्रॉप जो है ये वेटेबिलिटी कम हो जाएगी और आपकी वेल्डिंग बीट सही नहीं आएगी। तो ये ऐसे हम अगर जो फोर्स के बारे में मुझे जानकारी है तो ऐसे हम जज कर सकते हैं जो कैसे हम इलेक्ट्रोड को मैनिपुलेट करें और कैसे हम इफ़ेक्टिव वेल्डिंग क्वालिटी जो है अचीव कर सकेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। इसी के अब जो हम अगला सेशन ये इसका होगा मोल्टन मेटल ट्रांसफ़र का, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ मेटल ट्रांसफ़र के बारे में बताएंगे।